हेलो हाय वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज वाली क्लास में आपको पार्ट 2 का क्लास मिलेगा, क्योंकि पार्ट 1 में हमने आपको बताया था मानव शरीर संरचना के बारे में। उसमें हमने आपको बताया था कि मैं 7 पॉइंट में आपको क्वेश्चन को कवर कराऊंगी, जिसमें कोशिका, अस्थिपंजर, जोड़, पेशियां जो हो गई, उत्सर्जन, ये हमने कवर करा दिया था। 3 टॉपिक हमारा रह गया था, जिसमें परिसंचरण, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। ये आपके क्वेश्चन हमने नहीं कराया था। आज वाली क्लास में आपको इन तीनों टॉपिक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर पीछे वाला क्लास हमारा नहीं देखे हैं तो जाकर के पीछे वाला क्लास देंगे, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, मानव के शरीर से पूछा गया है। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि मानव शरीर की यातायात प्रणाली है। ऑप्शन यह है कि परिसंचरण तंत्र, बी ऑप्शन है उत्सर्जन तंत्र, सी ऑप्शन है प्रजनन तंत्र, डी ऑप्शन होता है पाचन तंत्र। आपको बताना है कि मानव शरीर की यातायात प्रणाली है। यातायात मतलब कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि चलने फिरने वाला जो काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि पूरे शरीर में आपको जो चलने फिरने का काम कर रहा है, इस 4 ऑप्शन में कौन ऐसा है जो चलने फिरने का कार्य कर रहा है। चलिए बताइए फटाफट से। तो आपको ऑप्शन पढ़ के ही समझ में आ गए होंगे कि वो होता है परिसंचरण तंत्र होता है। यानी कि परिसंचरण तंत्र का इसका परिभाषा यही होता है कि यह मानव शरीर की एक यातायात प्रणाली होती है। ठीक है, यह वैसा साधन होता है जिसके द्वारा जो भी आपने भोजन खाया है, चाहे जो खाया है, वो भोजन, ऑक्सीजन, पानी और जो अन्य आवश्यक तत्व होते हैं, आपके जो ऊतक होते हैं वहां तक ले जाए जाते हैं। ठीक है, अब ऊतक तक ले जाता है तो मामूली बात तो होगा नहीं, वो यातायात का काम करता है। ठीक है, यानी कि वो दौड़ता फिरता है। तो जो आपके शरीर में पूरी तरह से दौड़ता है, यातायात करता है, भोजन को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के, पानी को लेकर के, अन्य जो तत्व होते हैं उनको ले जाता है, वो आपका होता है परिसंचरण तंत्र होता है। और यह क्या करता है, और जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर ला जाता है। अगर मैं बताऊं कि परिसंचरण तंत्र को जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपको बताना होगा। रक्त होता है, फिर उसके बाद में हृदय होता है, रक्त वाहिनियां होती हैं। ये 3 प्रकार के परिसंचरण तंत्र के अंग माने जाते हैं, यानी कि भाग होते हैं। तो आपसे यहाँ पे यातायात की प्रणाली पूछा गया था, आपको बताना होगा कि यातायात की प्रणाली होता है परिसंचरण तंत्र होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे क्वेश्चन कहता है कि परिसंचरण तंत्र के भाग कौन नहीं है। यानी कि भाग कौन नहीं है आपको ये बताना है। इसका मतलब कि आपको 3 को पता होना चाहिए कि कौन होते हैं। ऑप्शन ए है रक्त, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है रक्तवाहिका, डी ऑप्शन होता है छोटी आंत। चलिए बताइए कि परिसंचरण तंत्र के भाग कौन नहीं। अभी हमने आगे आपको बताया था कि परिसंचरण तंत्र के जो भाग होते हैं वो 3 होते हैं। कौन होता है, रक्त होता है, रक्तवाहिकाएं होती हैं और आपका हृदय होता है। ये 3 आपके अंग माने जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन, यानी कि छोटी आंत क्या होता है, ये आपके परिसंचरण तंत्र के भाग नहीं होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा का आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर मिल गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास। तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है आपसे, जो निरंतर हृदय द्वारा रक्त वाहिका में संचार करता रहता है वो उसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है। ठीक है, वैसे नहीं बताना है, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो आपके हृदय और रक्त द्वारा वाहिका जो संचार का काम करता है, यानी कि चलने फिरने का जो काम करता है, उसे आप क्या कहेंगे। आप उसे क्या कहेंगे, यहाँ ऑप्शन में पढ़ के ही पता चले। जो मूत्र होता है वो सबसे तो नीचे होता है। मूत्र पूरे शरीर में तो नहीं दौड़ता है ना, प्लाज्मा आपका पूरे शरीर में नहीं दौड़ता है ना, ये रक्त होता है। यानी कि रक्त क्या करता है, आपके हृदय और रक्त वाहिका में जाता है, यानी कि संचार करता रहता है। तो आपका तीसरा का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। हम बी को लॉक करते हैं। अब चलिए देखिए तीसरा से चौथा क्वेश्चन है। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे के पास शेयर करिए। बहुत अच्छे हैं आप, कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, रक्त कोशिकाएं कौन नहीं है। यानी कि ये भी आपसे पूछा गया है कि कौन नहीं है, तो इसका मतलब आपको जानना पड़ेगा कि कौन होते हैं। देखिए ऑप्शन ये है लाल रक्त कण, बी ऑप्शन होता है सफेद रक्त कण, सी ऑप्शन होता है स्प्लीन, डी ऑप्शन होता है प्लेटलेट्स। चलिए बताइए कि लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण और प्लेटलेट्स और आपका स्प्लीन, इसमें से कौन नहीं है। आप शुरू से पढ़ के आए हो कि आपके रक्त के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं, लाल रक्त होते हैं, यानी कि जिसे कहा जाता है रेड ब्लड सेल, सफेद को कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को तो प्लेटलेट्स कहा ही जाता है। तो कौन नहीं है, वो आपका है स्प्लीन नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये आपके रक्त के कोशिकाओं में काउंटिंग नहीं होते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा WBC, RBC और प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आगे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाल रक्त से सफेद
सफेद रक्त से, प्लेटलेट से। तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन दूर कर दे। देखिए, जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है आरबीसी कहा जाता है, आरबीसी प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि जिसे कहा जाता है फुल फॉर्म में रेड ब्लड सेल कहा जाता है। ये क्या होता है, एक क्यूबिक मिलीमीटर में इनकी जो संख्या होती है वह कितना होती है, 50 लाख तक होती है। ठीक है, कितना होती है, 50 लाख तक होते हैं। यह इतनी छोटी होती हैं कि दोनों तरफ क्या होती हैं, चिपकी होती हैं। ठीक है, जिसमें केंद्रक नहीं होते हैं, यानी कि आपके लाल रक्त कणिकाएं में केंद्रक नहीं होती हैं, और ये क्या होती हैं, छोटी तस्तरियां होती हैं जो दोनों तरफ से क्या होती हैं, पिचकी होती हैं। इसमें आयरन और प्रोटीन से बने लाल पदार्थ हीमोग्लोबिन भरे होते हैं। यानी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके लाल रक्त कणिकाएं में क्या पाया जाता है। आपको बताना है कि आयरन और प्रोटीन होते हैं जो लाल पदार्थ यानी कि हीमोग्लोबिन में भरे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका निर्माण कहाँ होता है। आपको बताना है कि अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और 8 सप्ताह से ये अस्थि मज्जा में रह करके तिल्ली में क्या हो जाते हैं, जा करके नष्ट हो जाते हैं, और जो बचे हुए होते हैं वो आयरन और यकृत द्वारा नए आरबीसी बनाते हैं। यहाँ पे आपको लाल रक्त कणिकाएं के बारे में आपको पता हो गए। अब बात करते हैं सफेद रक्त कणिकाएं के बारे में। ठीक है, देखो, जो सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं वो किससे प्रजनन करते हैं, वो करते हैं WBC से करते हैं, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। यह जो आपका WBC होता है यह लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा में बड़े होते हैं, यानी कि ये छोटा होता है लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, परंतु जो संख्या उसका होता है सफेद वाले का वो कम होता है। ठीक है, लगभग 500 आरबीसी पर एक WBC होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक बार कि कितने पे होता है WBC पे, तो 500 आरबीसी पर WBC एक आरबीसी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। चलिए, इसके बारे में अब आपके बात बताते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में बताते हैं। यानी कि जो आपका प्लेटलेट्स होते हैं उनका काम ये होता है कि जो ब्लड सेल होते हैं उनका थक्का बनाते हैं, यानी कि खून को बहने से आपका ये क्या करता है, प्लेटलेट्स रुकता है। प्लेटलेट्स हमारे कहाँ बनते हैं, ये हमारे बोन मैरो में बनते हैं। तो आपका यहाँ पे सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए। लाल के बारे में पता चल गया होगा, सफेद वाले के पता चल गया होगा, और प्लेटलेट्स के बारे में पता चल गया कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, रक्त का थक्का बनाता है, यानी कि खून को बहने से रोकता है। चलिए, फोर्थ का हमारा आंसर मिला है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रति घन मिमी रक्त में लाल रक्त कणे यानी कि आरबीसी की संख्या होती है। आपको बताना है कि जो आरबीसी की संख्या होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन ये है 50 लाख, बी ऑप्शन है 50 करोड़, सी ऑप्शन होता है 50 लाख, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। चलिए बताएं कि आरबीसी की जो संख्या होती है कितनी होती है। फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताइए। अगर आप इसका बताएंगे तो कितना बताएंगे, आप बताएंगे 50 लाख होती है। ठीक है, यानी कि अभी हमने आपको बताया था ना कि रेड ब्लड सेल की जो मात्रा होती है रक्त में कितनी होती है, तो 50 लाख होती है। अगर वहीं पे अगर आपसे पूछा जाता कि आपका जो व्हाइट ब्लड सेल है उनकी मात्रा कितनी होती है, तो अगर 500 है तो 500 में एक WBC होता है। ठीक है, 500 आरबीसी में एक WBC होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां का आपको ए ऑप्शन करेक्ट मिला है। देखिए अब आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आरबीसी में क्या नहीं होते हैं, यानी कि आपका जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें इन चारों में से क्या नहीं पाया जाता है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्या पाया जाता है, तभी तो आप बता पाओगे कि क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आपके पास पहले ऑप्शन देखिए, हीमोग्लोबिन है, बी ऑप्शन है केंद्रक, सी ऑप्शन है प्लाज्मा, डी ऑप्शन है पानी। चलिए बताइए कि आपके आरबीसी में क्या नहीं होते। हमने आपको आगे ही बता दिया कि आपके आरबीसी में कहाँ क्या पाए जाते हैं और आपका कहाँ ये बन के तैयार होता है और कहाँ जाकर के नष्ट होता है और कहाँ जाकर के नया तैयार होता है। हमने आपको बताया ना पीछे भी। आपको बताना है इसका राइट आंसर, तो आप क्या बताओगे, केंद्रक बताओगे। आपके आरबीसी में क्या होते हैं, तो हीमोग्लोबिन होता है, प्लाज्मा होता है और पानी होता है। हमने आपको बताया था रेड ब्लड सेल के बारे में कि आपका जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें आयरन और प्रोटीन से बने होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका खून लाल दिखता है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन से भरे होते हैं और जो आपका आरबीसी का निर्माण होता है ये आपके अस्थि मज्जा में जाकर के होता है। ठीक है, चलिए और हमने बताया था कि जो बचा हुआ आयरन होता है वो यकृत में जाकर के नए आरबीसी में बनता है। और आपकी बात करें कि नष्ट कहाँ होता है, तो ये आपके तिल्ली में जाकर के नष्ट होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में रह करके तिल्ली में जाकर के नष्ट हो जाता है। चलिए आरबीसी का यहाँ पे आपको पता चल गया है कि केंद्रक वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यानी कि केंद्रक आपको सही टिक लगाना था क्योंकि आपके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रति घन मिमी रक्त में सफेद कणों की संख्या होती है। आपको बताना है
8 से 10,000, बी ऑप्शन है 4 से 8,000, सी ऑप्शन है 10 से 15,000, डी ऑप्शन होता है 8 से 80,000। चलिए बताइए फटाफट से आपके रक्त में यानी कि जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी कितनी मात्रा होती है, यानी कि कितनी संख्या में होती हैं। चलिए फटाफट से बताएं। WBC यानी कि RBC के बारे में नहीं पूछा गया आपसे, WBC के बारे में पूछा। अगर 8 से लेकर के 10,000 तक की पाई जाती है, क्यों पाई जाती है? इनकी जो संख्या होती है आपके सफ़ेद रक्त कणिकाएं की, इनकी कम संख्या होती है। जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं इनका काम होता है कि आपके शरीर में प्रवेश करके जो भी कीटाणु होते हैं उनका नाश करना, ठीक है। ऐसे समय पर वो तेजी से बढ़ते हैं और इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसे कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। तो आपका 7th का राइट आंसर हो गया है 8 से 10,000। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रत्यघन मिमी रक्त में रक्त पट्टिकाएं होती हैं। ऑप्शन ये है 3,000, बी ऑप्शन है 30,000, सी ऑप्शन है 3 लाख, डी ऑप्शन है 3 करोड़। आपको बताना है कि रक्त में रक्त पट्टिकाएं जो होती हैं कितनी होती हैं। फटाफट से आप बताइए कि रक्त में कितनी पट्टिकाएं होती हैं। फटाफट से बताइए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका मतलब कि आपने तैयारी जो की है बहुत अच्छे से की है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर। तो आप क्या बताओगे कि आपके रक्त में जो रक्त पट्टिकाएं होती हैं वो होती हैं 3 लाख तक होती हैं, यानी कि हमारा 8 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि रक्त पट्टिकाओं का कार्य क्या होता है। अब आपको बताना है चोट लगने पर रक्त को जमाना, बी ऑप्शन होता है चोट लगने का दर्द होना, सी ऑप्शन होता है स्पर्श करने पर गुदगुदी होना, डी ऑप्शन होता है पसीना निकालना। अब आपको बताना हो कि रक्त पट्टिकाएं इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आपको पता होगा रक्त पट्टिकाएं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है ना, तो आप जान जाओगे। देखो हमने आपको बताया था ना कि आपके जो परिसंचरण के तंत्र होते हैं कितने हमके भाग बताए थे, 3 बताए थे। रक्त वाला बताया था, हृदय बताया था और रक्तवाहिका बताए थे। लेकिन जो आपका रक्त में हमने बताया था प्रकार कितने होते हैं, तो हमने बताया था 3 होते। एक WBC होता है, एक WBC, एक होता है RBC और एक होता है प्लेलेट्स। प्लेलेट्स को ही क्या कहा जाता है? पट्टिकाएं कहा जाता है। यानी कि रक्त की जो पट्टिकाएं होती हैं उनका काम ये होता है कि आपके जो बहता खून चोट लग जाता है तो उन चोट वाले अंगों पर जो रक्त बहता है उनको जमाना होता है। इनका मुख्य काम यही है कि जहाँ खून बह रहा है उनकी जो बहता जो है उनको रोकना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपका 9 का जो राइट आंसर हो जाता है चोट लगने पर रक्त को जमाना होता है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता है कि रक्त पट्टिकाओं के बारे में ये क्या होता है, तो यह सर्वाधिक छोटा क्या होता है? कण होता है, ठीक है। और यह इसकी जो मात्रा अगर पूछा जाए तो कितना होता है, अभी आगे क्वेश्चन देखा था, तो 3 लाख तक होता है। और इनका काम क्या होता है? चोट लगने पर इसका क्या हो जाए? रक्त का थक्का बनाना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपका 9 का ए ऑप्शन सही मिल गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके पास 9 का ए ऑप्शन मिला है। 10वां क्वेश्चन देखिए अगर आपसे पूछा जाए WBC की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है 50 लाख तक होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं, अगर WBC की पूछा जाए तो आपको बताना है 8 से 10,000 तक पाई जाती, 8 से 10,000 तक पाई जाती। लेकिन आपसे पूछा जाए RBC की संख्या तो आपको बताना है 50 लाख तक होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्लेलेट्स की संख्या कितनी होती है तो आपको बताना है 3 लाख तक होती है, लेकिन क्यूबिक मिलीमीटर में होती है, ठीक है। चलिए अब संख्या के बारे में आपको पता हो गया होगा। 10वां के बारे में आप यहाँ पे चर्चा कीजिए। अब आपके सामने 10वां नंबर का क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले प्लीज अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिसने कर दिया है उनको बहुत 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 धन्यवाद। देखिए 10वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हृदय की भित्तियों में कौन गलत है, यानी कि कौन सा ऐसा गलत है? एक ऑप्शन, बाकी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपकी हृदय की भित्तियों में काउंटिंग होते हैं। ऑप्शन पहला देखिए मायोकार्डियम, बी ऑप्शन होता है पेराकार्डियम, सी ऑप्शन होता है एंडोकार्डियम, डी ऑप्शन होता है हेक्सोकार्डियम। चलिए बताइए कि हृदय की भित्तियों में कौन सा ऑप्शन गलत है। देखिए आपका जो हृदय होता है ना, हृदय एक आपके कोन का आकार होता है। जो आपके फेफड़ा होता है, फेफड़ा के बीच में पट्ट की ओर टिका होता है और थोड़ी बाएं की ओर स्थित होता है, ठीक है। अगर आपको हृदय की आवाज़ सुनना है तो उसके लिए आपको स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनाई जा सकती है। आपने ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा होगा कि हृदय की आवाज़ किसके द्वारा सुनी जाती है, आपको बताना है स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनाई दीजिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हृदय की कितनी भित्तियाँ होती हैं। हृदय की भित्तियाँ होती हैं 3, ठीक है। हृदय की कितनी भित्तियाँ होती हैं? 3 होते हैं। पहले को कहा जाता है मायोकार्डियम कहा जाता है। मायोकार्डियम क्या होता है? यह अब की जो मायोकार्डियम भित्ति होती हैं यह ऊतक सिस्टम से बनता है, ठीक है, जो हृदय के दाएं और बाएं भाग को
बढ़ता है। उसके बाद में जो आपका पेराकार्डियम है, ये पेराकार्डियम क्या होता है, यह बाहरी ढकाव करता है, जो आपकी हृदय की रक्षा करता है। ठीक है, यानी कि आपकी हृदय की रक्षा पूछा जाए कौन करता है, आपको बताना है कि पेराकार्डियम करता है, जो बाहर की ओर ढका होता है। यानी कि इसकी दो तहें होती हैं। बाहरी वाली जो तह होती है वह मजबूत होती है, रेशेदार होती हैं। ठीक है, मजबूत रेशेदार ऊतकों से बनी होती हैं और ये ढीले थैले के समान होती है। ठीक है, और जो अंदर की सतह होती है एक सीरम झिल्ली यानी कि लुब्रिकेटिंग तरल का स्राव करती है। अब बात करते हैं आपका एंडोकार्डियम क्या होता है। एंडोकार्डियम क्या होता है, यह हृदय की आपकी कोमल और आंतरिक परत होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके हृदय की आंतरिक परत कौन होती है, आपको बताना है एंडोकार्डियम होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपके जो हृदय की जो आपका रक्षा करता है कौन करता है, पेराकार्डियम करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको पता चल गया होगा 10वां का हमने तीनों के बारे में बताया, लेकिन हमने हेक्साकार्डियम के नहीं बारे में बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपके हृदय की भित्तियों में कांटे नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं आपका ऑप्शन कौन लगाऊंगी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। क्योंकि हेक्साकार्डियम क्या होता है, आपके हृदय की भित्तियों में कांटे होने वाला कोई अंग नहीं है, तो इसलिए मैं 10वां का राइट आंसर चुनती हूँ। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो किसी न किसी के पास शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि हृदय के कार्य कौन नहीं है, यानी आपको बताना है कि एक ऐसा आपका हृदय का कार्य नहीं है। ऑप्शन ये देखिए, रक्त को महाधमनी की तरफ धकेलना। बी ऑप्शन होता है रक्त को फेफड़े में पहुंचाना। ऑप्शन सी है रक्त को गर्म रखना। डी ऑप्शन होता है रक्त को कोशिकाओं से वापस खींचना। आपको बताना है कि हृदय के कौन से कार्य होते हैं, फटाफट से आप बताइए कि कौन से कार्य होते हैं। अगर यहाँ पे नहीं, आपको बताना है कि कौन नहीं है। ठीक है, अगर आपका 3 ऐसा है जो आपके कार्य में काउंटिंग होते हैं, एक आपका ऐसा है जो आपके हृदय के काम में काउंटिंग नहीं होते हैं। चलिए बताइए कौन कौन होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है रक्त को महाधमनी की ओर धकेलना, ये आपके हृदय का काम होता है। उसके अलावा रक्त को फेफड़े तक पहुंचाना, ये भी आपके हृदय का काम होता है। उसके बाद में रक्त के कोशिकाओं को आपस खींचना, ये भी हृदय का काम होता है। लेकिन रक्त को गर्म रखना ये आपके हृदय का काम नहीं होता है। तो इसलिए मैं ग्रामा का कौन सा ऑप्शन चुनूंगी, मैं सी ऑप्शन इज द राइट आंसर चुनती हूँ। क्योंकि आपके हृदय का काम ये नहीं होता है कि रक्त को गर्म करे, रक्त को हीट करे, बल्कि काम होता है कि महाधमनी की ओर धकेले, फेफड़े में पहुंचाएं, कोशिकाओं के वापस खींचे, ये आपके हृदय का काम होता है। तो 11वां का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से रक्त वाहिकाएं गलत है, यानी कि कौन गलत है। ऑप्शन ये है धमनियां, बी ऑप्शन है कोशिकाएं, सी ऑप्शन है सिराएं, डी ऑप्शन होता है रिपुल्स। आपको बताना है कि रक्त वाहिकाएं कौन इसमें गलत है। देखिए आप शुरू से पढ़ते आए हो कि जो आपके ब्लड वेसल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, 3 होती हैं। एक धमनी हो गई, एक कोशिका हो गई और एक शिराएं हो गई। धमनियों की जो काम होता है वो क्या होता है, यह रक्त हृदय से बाहर ले जाती है। ठीक है, यानी जो आपका खून होता है यह खून को हृदय से बाहर ले जाती है। और जो सबसे बड़ी धमनियां होती हैं, महाधमनी जो बाएं वेंट्रिकल से चलती हैं, और पाल्मोनरी धमनी जो कि दाहिने वेंट्रिकल से चलती है। ठीक है, मतलब कि जो आपकी धमनियां होती हैं ये अनेक शाखाओं में बटी होती हैं और छोटी छोटी धमनियों में कोशिकाएं बनने तक बढ़ती जाती हैं। बात करते हैं आपके कोशिकाओं के बारे में। कोशिकाएं क्या होती हैं, कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं ना, इसे आप केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हो, आप अपनी नंगी आंखों से कतई नहीं देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगर हमें सिराओं की बात करें तो सिराएं क्या होती हैं, ये रक्त शरीर की ओर ले जाती हैं। ठीक है, देखो धमनियां क्या होती हैं, यह रक्त हृदय से बाहर ले जाती हैं, लेकिन जो आपकी शिराएं होती हैं यह रक्त शरीर की ओर ले जाती हैं। ठीक है, यानी जो छोटी सिराएं होती हैं यह छोटी सिराएं मिलकर के बड़ी सिराएं बनाती हैं। ठीक है, और अंत में क्या हो जाती हैं, वह हृदय के ऑरिकल में मिल जाती हैं और सिराएं की भित्तियों में धमनियों की भित्तियां की अपेक्षा पतली और कम लचीली होती है। ठीक है, आपका 12वां का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे सब कोशिकाओं के बारे में, धमनियों के बारे में और आपके सिराओं के बारे में सही से पता चल गया होगा, इसलिए आपका 12 का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाता है। क्योंकि आपके रक्त वाहिका में ये काउंटिंग होते ही नहीं है, तो इनका बात ही नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए 12वां का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब 13 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है। क्वेश्चन कहता है आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि जो रक्त को हृदय से बाहर शरीर के भागों में पहुंचाते हैं उसे कहते हैं। मैंने अभी आगे आपको ये बता दिया है कि कौन आपके रक्त को हृदय से बाहर पहुंचाती है। ठीक है, धमनी और शिराओं के बारे में भी हमने बताया नहीं है। चलिए बताइए यहाँ पे, अगर ऑप्शन है धमनियाँ, बी ऑप्शन है कोशिकाएं, सी ऑप्शन है शिराएं, डी ऑप्शन है कोई नहीं। चलिए बताइए इसमें राइट आंसर होगा तो कौन सा होगा। हमने आपको बताया था कि जो रक्त को हृदय से बाहर शरीर के और भाग में पहुंचाती हैं तो उनका काम होता है
धमनियों का काम होता है। अगर मैं बात करूँ शिराओं की बात, तो शिराएं क्या करती हैं, आपके रक्त शरीर की ओर ले जाती हैं, ठीक है, शरीर की ओर ले जाती हैं वो शिराएं होती हैं, और रक्त को हृदय से बाहर ले जाती हैं वो आपकी धमनियां होती हैं। तो आपका 13वां का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अब वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, आप अंदाजा लगा सकते हो। देखिए, जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में वापस लौटाती हैं उसे कहते हैं। अब वही घुमा के यहाँ पे पूछा गया है, चलिए बताइए कोशिकाएं हैं, बी ऑप्शन है शिराएं, सी ऑप्शन है धमनियां, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में हृदय से वापस लौटाती हैं उनका काम क्या होता, उनका काम होता है शिराएं का काम होता है, ठीक है, आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। लेकिन अगर अगला क्वेश्चन देखा था तो उसमें पूछा गया था कि रक्त को हृदय से बाहर शरीर के भागों में पहुंचाती है तो उनका काम होता है धमनियों का काम होता है। चलिए 14 का राइट आंसर होगा शिराएं, यानी कि आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। 14 से 15 क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वैसा परिसंचरण जो उदर अग्नाशय, तिल्ली, छोटी तथा बड़ी आंतों से रक्त पोर्टल सिराओं में एकत्र होता है तथा उसे यकृत में ले जाती हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ये है पोर्टल परिसंचरण, बी ऑप्शन होता है कोरोनरी परिसंचरण, सी ऑप्शन होता है शारीरिक परिसंचरण, डी ऑप्शन होता है पाल्मोनरी परिसंचरण। चलिए बताइए 15वां का राइट आंसर क्या होगा। देखिए पूछा गया है कि वैसा परिसंचरण जो उदर अग्नाशय, तिल्ली, छोटी तथा बड़ी आंतों से रक्त पोर्टल सिराओं को एकत्रित होता है और उसे यकृत में ले जाती हैं उसे कहते हैं, आप बताना होगा पोर्टल परिसंचरण होता है। अब ये जो पोर्टल परिसंचरण हो गया, आपका शारीरिक परिसंचरण हो गया, आपका कोरोनरी, ये क्या होते हैं, तो ये वो होते हैं जो आपके रक्त परिसंचरण में भाग होते हैं, यानी कि रक्त परिसंचरण के ये सब भाग हैं जो क्या हैं, पाल्मोनरी हैं, आपके शारीरिक परिसंचरण हो गया, कोरोनरी हो गया, पाल्मोनरी, ये सब क्या होते हैं, रक्त परिसंचरण के भाग होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 15वां का, आपका ए ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है, ठीक है, 15वां का यहाँ पे कर दो, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है पोर्टल परिसंचरण। चलिए देखते हैं 15 से 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 16 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लसिका तंत्र के भाग नहीं है, आपको बताना है कि नहीं कौन है। ऑप्शन ए है लसिका, बी ऑप्शन है लसिका वाहिका, सी ऑप्शन होता है लसिका ग्रंथिया, डी ऑप्शन होता है यकृत। चलिए बताइए कि कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं। तो 3 तो आपके हैं, आपको इतना पता है ऑप्शन देख करके, एक ऐसा है जो आपका नहीं है। तो वैसे ऑप्शन देख करके ही आपको पता चल गया कि लसिका के तंत्र के भाग कौन नहीं है, तो आपको बताना है यकृत है। लसिका आपके होते हैं, लसिका ग्रंथियां होती है, लसिका वाहिका होती हैं, ये आपके क्या होते हैं, लसिका तंत्र के भाग होते हैं। चलिए देखते हैं, देखो लसिका यहाँ पे बता देंगे कि लसिका होता क्या। लसिका ये होता है जो आपके संपूर्ण ऊतक होते हैं, संपूर्ण ऊतक तरल के लिए वापस कोशिकाओं तक पहुँचाना कठिन होता है। तो इस प्रकार से शेष तरल होते हैं, दूसरे प्रकार की जो वाहिकाएं होती हैं यकृत हो जाती हैं और इन वाहिकाओं में लसिका तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तो इनके कितने भाग होते हैं, इनके भाग होते हैं 3, लसिका ग्रंथि, लसिका और लसिका वाहिका होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 का आपका डी ऑप्शन हमें करेक्ट मिल जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट मिला है। तो 17वां क्वेश्चन देख लिए, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि आमाशय के पीछे तथा उदर के भाग बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होता है उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो उसे आपको क्या कहना है, ऑप्शन देखिए तिल्ली, बी ऑप्शन है अग्नाशय, सी ऑप्शन है यकृत, डी ऑप्शन है कोई नहीं है। चलिए बताइए कि क्या कहते हैं, अगर आमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी भाग ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तिल्ली कहते हैं, ठीक है। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए 17 का हमारा मिल जाता है ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि धमनियां हेमोरेज चेहरे के ऊपरी भाग में होने का पर उसका दबाव बिंदु कहाँ होता है, यानी कि जो आपकी धमनियां हेमरेज होता है चेहरे के ऊपरी भाग में होने पर उसका दबाव बिंदु कहाँ होता है। ऑप्शन ए है गिरबा, ऑप्शन बी है कनपटी, सी ऑप्शन होता है फीमोलर, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। आपको बताना है कि जो धमनियां हेमरेज चेहरे के ऊपरी भाग में होने वाला दबाव होता है किसके कारण होता है, तो आपको बताना है वो होता है कनपटी के कारण होता है, ठीक है। यानी कि चेहरे के जो ऊपरी भाग में होता है वो होता है कनपटी के कारण होता है, ठीक है। वैसे भी अगर पूछा जाए चेहरे के ऊपरी भाग खाली तब आपको बताना है कनपटी, लेकिन यहाँ पे लंबा चौड़ा लिखा तो तभी आप कनपटी बता सकते हैं। और जो यहाँ पे गिरवा लिखा है ना, गिरवा जो दबाव बिंदु होता है उसके कारण जो सिर का और गर्दन का हेमरेज होता है तो वो गिरवा के कारण होता है। और आपका जो फीमोरेल है वो क्या होता है, तो जब टांग वाला हेमरेज होता है तो उसे कहा जाता है फीमोरल कहा जाता है, ठीक है। चलिए आपका तीनों कंफ्यूजन हो गया होगा दूर। 18वां का आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। अब चलिए देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, धमनीय हेमरेज भुजा पर होने की स्थिति में उसको दबाव बिंदु होते हैं, यानी कि भुजा पर होने पर जो हेमरेज होता है उसे आप क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे दबाव बिंदु। ऑप्शन है ब्रेकियल, बी ऑप्शन है सबक्यूलियन, सबक्लेवियन, सी ऑप्शन होता है चेहरा, डी ऑप्शन होता है गिरवा।
फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताइए कि आपकी भुजा पर होने वाला जो दबाव होता है उसका कारक कौन होता है, दबाव बिंदु कौन होता है। तो आप क्या बताओगे, आपको बताना होगा ब्रेकियल होता है। ब्रेकियल क्या होता है, भुजा जहाँ होता है, मतलब जहाँ हेमरेज होता है वो भुजा पर होने वाला होता है। चेहरे की बात करें तो चेहरे के जो नीचे के भाग होता है वह चेहरा दबाव बिंदु होता है। और गिरवा का हमने बताया था अभी आगे कि सिर और गर्दन पर जो हेमरेज होता है वो गिरवा का होता है दबाव बिंदु। और जो आपका सबक्यूलिन होता है वो कंधे के जो भाग पर जो होता है हेमरेज वो आपका होता है सबक्यूलिन होता है। तो 19 का आपका पूछा गया था, तो आपको 19 का बताना था, ब्रेकियल बताना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 19 से 20 क्वेश्चन आपके पास है। आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि सिर या गर्दन में हेमोरेज होने पर दबाव बिंदु होता है। ऑप्शन ये है क्लेविकल के 2 इंच ऊपर, रीढ़ के पास, गर्दन के बाजू में। बी ऑप्शन होता है कर्ण के द्वारा 1 इंच सामने। सी ऑप्शन होता है जबड़े की सांधी के 1 इंच सामने। डी ऑप्शन होता है पहली पसली के पास तथा क्लेविकल के केंद्र के पीछे। चलिए बताइए कि सिर और गर्दन के हेमरेज होने का दबाव बिंदु कौन सा होता है। तो सिर और गर्दन के आपने देखा था ना आगे क्वेश्चन, तो वो क्या था, दबाव बिंदु गिरवा था। ठीक है, तो गिरवा था, तो ये कहाँ होता है, ये होता है आपके सिर और गर्दन में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि क्यूकल के 2 इंच ऊपर, रीढ़ के पास, गर्दन के बाजू में होने वाला ये हेमरेज होता है। तो आपका 20 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम बी और सी और डी के बारे में बता देते हैं। जो यहाँ पे लिखा है बी वाला, यानी कि कर्ण द्वार के 1 इंच सामने, ये क्या होता है, तो आपके जो कनपटी पे जो दबाव बिंदु होता है, तो चेहरे के जो ऊपर भाग में हेमरेज होता है वो कर्ण के द्वारा इंच के सामने होता है। और आपका जो जबड़े की संधि के 1 इंच सामने होता है वो किसके द्वारा होता है, यानी कि जो जहाँ दबाव बिंदु होता है। तो आपको बताना है जो आपके चेहरे के जो फेस होता है, फेस के नीचे जो हेमरेज होता है, यानी कि चेहरा का जो दबाव बिंदु होता है वो होता है जबड़े के संधि के 1 नीचे सामने। आपका जो डी ऑप्शन में लिखा पहली पसली के पास तथा क्लेविकल केंद्र के पीछे, ये कहाँ पे होता है दबाव, तो आपको बताना है जो आपके कंधे के भाग में हेमरेज होता है, यानी कि सब क्लेविन जो होता है दबाव बिंदु वो हफ्ता होता है पहली पसली के पास तथा क्लेविकल केंद्र के पीछे। तो आपका चारों ऑप्शन सही, मतलब करेक्ट पता चल गया होगा। 20 का आपको बताना था, तो आपका 20 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जिसका दबाव बिंदु क्या होता है, गिरवा होता है, यानी कि सिर और गर्दन पे जो हेमरेज होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके पास यहाँ पे उत्तरमाला है, आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी चलिए एक नई ऊर्जा और एनर्जी के साथ मैं अगला सेशन शुरुआत करती हूँ। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो रहेंगे पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेशन सिस्टम से क्वेश्चन रहेंगे। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वैसा तंत्र जो भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त कोषों के लिए उपयोगी बनाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है पाचन तंत्र, ऑप्शन बी है श्वसन तंत्र, ऑप्शन सी है रक्त परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन डी है कोई नहीं। आपको बताना है कि जो वैसा तंत्र हो, यानी कि इन तंत्रों में से, जैसे पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, इन तंत्रों में से जो आपका भोजन होता है उसका अवशोषण होता है और उसको जो भी आपके रक्त होते हैं वहाँ पे रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ पे ले जाकर उसको उपयोगी बनाता है। तो इन तीनों ऑप्शन में से कौन काम करता है? वैसे भी जाहिर सी बात है कौन काम करेगा, पाचन तंत्र करेगा, क्योंकि पाचन का काम ही होता है कि जो भी आपने न्यूट्रिशन खाया है उसका पाचन करना। ठीक है, यानी कि उसका अवशोषण करना, जो का करे आपके रक्त कोशिकाओं तक पहुंचकर उसको उपयोगी बनाए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला का ए ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन कि मम्स में फूल जाती हैं। ऑप्शन ए है लार ग्रंथियां, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है तिल्ली, ऑप्शन डी है कोई नहीं। आपको बताना है कि मम्स में फूल जाती है। देखिए जो आपका मम्स ये लिखा हुआ, मम्स क्या होता है, एक प्रकार का रोग होता है जो क्या हो जाता है, लाल लाल जो ग्रंथियां होती हैं इसमें फूल जाती हैं। अब लाल ग्रंथियां क्या होती हैं, तो लाल ग्रंथियां क्या होती हैं, ये आपके भोजन को पचाने के लिए काम करती हैं। ठीक है, तो लाल ग्रंथियों का काम क्या होता है, ये भोजन को पचाती है। यह जो आपके मुख होता है, मुख में आपकी ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख में कितनी ग्रंथियां होती हैं, आपको बताना है 3 जोड़े होते हैं। आपके कान के सामने होते हैं, जबड़े में होते हैं और जबड़े के नीचे होते हैं, जीभ के नीचे होते हैं, यहाँ पे आपके पाए जाती हैं। चलिए आपका दूसरा कब पूछा गया था, मम्स में फूल जाती है, तो क्या फूल जाती है, लाल ग्रंथियां आपकी फूल जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा का आपका ए ऑप्शन सही मिल जाता है। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि लार में रहता है। आपसे क्वेश्चन बहुत बार बहुत एग्जामों में पूछा गया है कि लार में रहता है। ऑप्शन ये है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है टायरिन, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। आपको बताना है कि लार में रहता है, इन 4 ऑप्शन में से क्या रहता है, आपको बताना है लार में टायलिन एंजाइम होता है, जो क्या करता है, जो भी आपके स्टार्च खाए हैं, यानी कि पका हुआ जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में बदलता है। ठीक है, यानी कि जो डाइजेशन करता है एंजाइम होता है आपका टायलिन, कहाँ में होता है, लार में, यानी कि
आपके मुख में लार में पाया जाता है। तो हमारा तीसरा का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दांत से संबंधित क्वेश्चन ये कहता है कि 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या होती है, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो उनकी जो दांतें होती हैं अस्थायी वाली होती हैं। अब बताइए कि अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है कितनी होती हैं, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 20, बी ऑप्शन में है 32, सी ऑप्शन में है 10, डी ऑप्शन में है 28। चलिए बताइए अस्थायी दांतों की जो संख्या होती हैं कितनी होती हैं, आपको बताना है। आप शुरू से पढ़ते आए हैं, कितनी होती हैं, 20 होती हैं। अगर बताएं अस्थायी दांतों के तो आप कितने बताओगे, 32 बताओगे। चलिए आपको यहाँ पे पता चल गया, अस्थायी की बात करें तो होता है 32 और अस्थायी दांतों की संख्या बात करें तो कितना होता है, बताना होगा 20 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अभी मैं आगे बताऊंगी कि दांत कितने प्रकार के, अभी क्वेश्चन आपसे आएगा वो पूछेगा, ठीक है। पूछा हमने, देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि 12 वर्ष की आयु तक अस्थायी दांतों की संख्या होती है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी दांतों की संख्या तभी वही बताना, और 12 वर्ष की आयु में जो दांतों की संख्या होती है तब भी आप वही बताना। ऑप्शन ये है 20, बी ऑप्शन में है 32, सी ऑप्शन में 42, डी ऑप्शन में है 46। तो आप कितना बताओगे, अस्थायी दांतों की संख्या 32 बताओगे, ठीक है, क्योंकि 32 क्या होती है, अस्थायी दांतों की संख्या होती है, और अस्थायी कितनी होती है, 20 होती है। तो 15 का 5 का हमें मिल गया, बी ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अभी हमने कहा था ना कि दांतों के प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, वयस्कों में दांतों के नाम में कौन सही है, ठीक है, यानी कि वयस्क में कितने प्रकार के जो दांत होते हैं कौन से ऑप्शन में सही है। ऑप्शन ये है 2 कृंतक, 1 रदनक, 2 अग्रचर्वक तथा 3 ग्राम अड़वक। बी ऑप्शन में है 2 कृंतक, 1 रदनक तथा 2 ग्राम अड़वक। अड़वक को ही आप चढ़वक कह सकते हो, कह सकते नहीं, चढ़वक कहा जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन में है 2 कृंतक, 1 रदनक, 3 अग्र चढ़वक और 2 ग्राम अड़वक। डी ऑप्शन में है 2 कृंतक, 2 रदनक और 2 ग्राम अड़वक। तो जो वयस्क होते हैं उनके जो दांतों के नाम होते हैं, 2 होते हैं कृंतक, 1 होता है रदनक और 2 होता है अग्र चढ़वक और 3 ग्राम होता है आपका अड़वक। अड़वक को कहा जाता है, चढ़वक कहा जाता है, यानी कि जो आपका कृंतक लिखा है, कृंतक को ही कहा जाता है छेदक कहे या फिर क्या कहें, इंसिजर कहें। तो आपके पास 2 होते हैं, रदनक को ही कहा जाता है केनाइन कहा जाता है। एक केनाइन होता है जो फाड़ने का काम करते हैं, फाड़ने वाले दांत होते हैं, और 2 होते हैं अग्र चढ़वक होते हैं, यानी कि आपको जो इंग्लिश में कहा जाता है प्रीमोलर, ठीक है। उसके बाद में जो 3 ग्राम अड़वक लिखा है, तो 3 ग्राम अड़वक आप क्या कहते हो, उसको चढ़वक कहा जाता है, यानी कि मोलर जो चबाने का काम करते हैं। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपको बताना है। तो आप वैसे ऑप्शन में पढ़ के ही जान के होगा, आपको बताना पड़ेगा कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, किसी और के पास शेयर करिएगा। शेयर करेंगे तो बच्चे को, दूसरे को लाभ जरूर मिलेगा। चलिए देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि वैसे पेशी नली जो ग्रसनी से प्रारंभ होकर उदर पट से होती है, अमाशय तक जाती है तथा जिसके किनारे से झिल्ली के बने होते हैं वह कहलाते हैं। ऑप्शन ये है छोटी आंत, बी ऑप्शन होता है ग्रीसका, सी ऑप्शन होता है बड़ी आंत, डी ऑप्शन होता है अग्नाशय। चलिए बताइए 7वां का राइट आंसर बताएंगे तो आप क्या बताएंगे, फटाफट से बताइए। तो क्या होता है, जो वैसी पेशी नली जो ग्रसनी से बाहर होकर आपके उदर से पेट, उदर मतलब कि पेट से होती है और अमाशय तक पहुंचती है, जिसके किनारे सिलस्मिक झिल्ली के बने होते हैं वो कहलाते हैं आपके ग्रीसका कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा 7वां का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मैं चुनती हूँ उसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि छोटी आंत की लंबाई होती है, ऑप्शन ये है 6 मीटर, बी ऑप्शन होता है 10 मीटर, सी ऑप्शन होता है 2 मीटर, डी ऑप्शन होता है 20 मीटर। चलिए बताइए छोटी आंत की लगभग लंबाई कितनी होती है, आपको बताना है। तो आप बताना यही कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है 6 मीटर तक होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 मीटर आपको पता हो गया छोटी आंत की लंबाई। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है छोटी आंत के भाग नहीं है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि छोटी आंत के भाग नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है कि छोटी आंत के भाग नहीं है, आपकी एक भाग ऐसा है जो आपका नहीं है, बाकी 3 भाग होते हैं। ऑप्शन ये है डियोडिनम, बी ऑप्शन होता है जियोजिनम, सी ऑप्शन होता है इलियम, डी ऑप्शन होता है तिल्ली। तो छोटी आंत के जो भाग नहीं होता है वो कौन सा होता है आपका, तिल्ली नहीं होता है, यानी कि हमारा 9th का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होता है, क्योंकि छोटी आंत के जो भाग होते हैं उससे कहा जाता है डियोडिनम, दूसरे को कहा जाता है आपका जियोजिनम, तीसरे को कहा जाता है इलियम कहा जाता है, ठीक है। जो ये क्या होते हैं, ये आपके छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। अगर मैं बात भी बताना 3 परत होते हैं, भाग की बात करें तो 3 भाग बताना, डियोडिनम, जियोजिनम, इलियम, ठीक है। और भित्ति की बात करें यानी कि परत की बात करें तो आपको बताना है बाहरी पेरिटोनियम परत, दूसरा होता है पेशीय मध्य परत, तीसरा होता है सिलिस्मिक झिल्ली की परत होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपका यहाँ पे सब कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। 9th के बाद अब देखिए आपके पास है 10 नंबर का क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बड़ी आंत की लंबाई होती है, छोटी आंत की नहीं पूछी गई है। ऑप्शन ये है 1.6 मीटर, बी ऑप्शन होता है 4.8 मीटर, सी ऑप्शन होता है 6.1 मीटर, डी ऑप्शन होता है 10 मीटर। चलिए बताइए कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत का आपने जाना कि 6 मीटर होती है, ठीक है। और उसके बाद में 2.5 सेंटीमीटर घिरे यह एक लंबी नली होती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बड़ी आंत पूछा गया है, तो बड़ी आंत का बताएंगे 1.6 मीटर होती है, जो क्या होती है 6.0 सेंटीमीटर तक ये घिरी होती है, ठीक है, यानी 6.2 सेंटीमीटर तक घिरी होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बड़ी आंत की लंबाई आपसे पूछा गया था। देखो आपने छोटी आंत में आपने देखा 3 भाग हमने बताया था और 3 परत बताया था। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ बड़ी आंत की परत के बारे में। बड़ी आंत की कितनी परत होती है? बड़ी आंत की जो परत होती है वो भी 3 होती हैं। पहला होता है आपका अंधनाल होता है, जिसे कहा जाता है सीकम कहा जाता है। दूसरा होता है कोलन, तीसरा होता है मलाशय होता है। तो 3 प्रकार के क्या होते हैं आपके परत होते हैं, ठीक है। चलिए आपका यहाँ पे लंबाई पूछा गया था, लंबाई अभी देखो आगे क्वेश्चन वो करोगे, अभी क्वेश्चन आएगा आपके पास। आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने है 11वां नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि पेडिंग्स लगा होता है। ऑप्शन ये है छोटी आंत में, ऑप्शन बी है बड़ी आंत में, बड़ी आंत के सीकम में, सी ऑप्शन होता है बड़ी आंत के कोलन में, डी ऑप्शन होता है छोटी आंत के डिओडेनम में। आपको बताना है कि एपेडिंग्स लगा होता है। देखो जो आपका एपेडिंग्स है ना, उसको आप क्या करो, छोटी आंत में तो पाया नहीं जाता, इसलिए आप इसको काट ही दो। अब आपको बी और सी में चुनना है। तो जो आपका एपेडिंग्स होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो सीकम में पाया जाता है, वो भी बड़ी आंत में। बड़ी आंत के 3 परत होते हैं, हमने आपको बताया है अंधनाल और सीकम जिसे कहा जाता है, कोलन और आपका होता है मलाशय होता है। तो आपका ये सीकम में पाया जाता है। जो क्या होता है, ये आपके सीकम में एक कीड़े की तरह क्या होता है, चिपका होता है। यानी कि जो आपका अंधनाल होता है या सीकम की नीचे की ओर एक कीड़े की तरह आपका एपेडिंग्स लगा होता है। तो आपका 11वां का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है, जो आपके बड़ी आंत की परत में पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 12वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, कहता है कि वैसी ग्रंथि जिसका आहार मछली नुमा होता है, सिर ड्यूडेनम की गोलाई में तथा पूंछ तिल्ली को छूती है और अमाशय के पीछे होता है, कहलाता है। ऑप्शन ये है अग्नाशय, बी ऑप्शन होता है यकृत, सी ऑप्शन होता है पित्ताशय, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। 12वां नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप क्या बताओगे? वो अग्नाशय होता है, ठीक है। वैसी ग्रंथि जिसका आकार मछलीनुमा होता है, सिर ड्यूडेनम की गोलाई में तथा पूंछ तिल्ली को छूती है और अमाशय के पीछे होता है, वो होता है आपका अग्नाशय होता है। 12वां का आपका ए ऑप्शन हमें करेक्ट मिलता है। 12वां के बाद 13वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है, जो आमाशय के ऊपरी भाग दाईं तरफ उदर पट के नीचे होता है, कहलाता है। आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे ऑप्शन देखिए अग्नाशय, बी ऑप्शन होता है यकृत, सी ऑप्शन होता है पित्ताशय, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। आपको बताना होगा वो यकृत होता है, ठीक है। आपका 13वां का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हमें राइट मिल जाता है। चलिए देखिए अब देखिए क्वेश्चन 14वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है, कहता है कि भाले के समान लगभग 8 सेंटीमीटर पेशीय थैला जो यकृत के नीचे जुड़ा होता है, कहा जाता है। आपको बताना है वो क्या होता है? पित्ताशय होता है, बी ऑप्शन अग्नाशय होता है, सी ऑप्शन विली होता है, डी ऑप्शन कोई नहीं। चलिए बताइए आप इसका राइट आंसर बताएंगे तो आप क्या बताएंगे? फटाफट से क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आपसे पूछा गया है। चलिए आप बताएंगे 14वां का राइट आंसर, तो क्या बताएंगे? आप यही बताना, वो होता है आपका पित्ताशय होता है। पित्ताशय क्या होता है? एक भाले के आकार लगभग कितना होता है? 8 सेंटीमीटर तक के थैला होता है, जो क्या होता है आपके जो यकृत होता है उसके नीचे जुड़ा होता है, ठीक है। जो क्या करता है या वाहिनियों के द्वारा ड्यूडेनम और यकृत के साथ आपका जुड़ा होता है, ठीक है। आपसे यहाँ पे ड्यूडेनम के साथ लिखा है, यकृत के साथ, ये दोनों के साथ क्या करता है आपका पित्ताशय जुड़ा होता है। पित्ताशय की वजह से बहुत काम होता है, यह चर्बी के पाचन के लिए आवश्यक होता है, आंतों में आपके जो पेरिस्टलिस का उत्तेजित करता है, ठीक है, इसका बहुत काम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां का आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं देखिए 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन ये कहता है कि वैसा एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है। ऑप्शन ये है पेप्सिन होता है, बी ऑप्शन होता है टाइलिन, सी ऑप्शन होता है रेनिन, डी ऑप्शन होता है लाइपेज। आप बताएंगे तो आप क्या बताएंगे? फटाफट से आप बताओ राइट आंसर। 15वां का है तो आप क्या बताएंगे? हमें आशा है कि आपने सुना होगा टाइलिन, क्योंकि आपके लार में पाया जाने वाला क्या होता है? टाइलिन एक एंजाइम होता है जो आपके क्या करता है? माल्टोज को पचाता है, यानी कि स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो 15वां का हमें बी ऑप्शन सही मिल जाता
जाता है। जो आपका पेप्सिन नहीं है, पेप्सिन क्या होता है, आपके आमाशय में पाया जाता है, जो क्या करता है, आपके प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। ठीक है, इनके प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है आपका हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो, लेकिन जो एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन एंजाइम। अब यहाँ पे हम रेनिन की बात करते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। जो आपका रेनिन होता है यह आमाशय का एक रस होता है, ये भी आपका होता है, ठीक है, जो आमाशय का रस होता है। लेकिन आपकी जो दूध होता है, दूध में जो कैसिनोज का प्रोटीन होता है, यानी कि जो कैसिन होता है उसको पचाने का काम करता है रेनिन। जो बच्चे होते हैं, बच्चे में यह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, बच्चे में पाचन के लिए बहुत ज़्यादा ये एंजाइम होता है। अब यहाँ पे देखिए लाइपेज है, लाइपेज जो आपका एंजाइम होता है वो क्या होता है, आपको इसको मैं होमवर्क देती हूँ, आपको बताना है कि लाइपेज एंजाइम का काम क्या होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के। पेप्सिन के बारे में पता हो गया आपका, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम करता है। टायलिन क्या करता है, ये आपके लार में पाया जाता है, लेकिन आपको जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में बदलने का काम करता है। रेनिन तो आपको क्या होता है, दूध में पाए जाने कैसिन, कैसिन का क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है, जो आपके एमाइसर रस में पाया जाता है रेनिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है। आपका तीनों ऑप्शन क्लियर होगा, आपको लाइपेज के बारे में बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको होमवर्क देती हूँ। चलिए देखिए 15 के बाद आप 16 क्वेश्चन देखिए। 16 क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, क्वेश्चन ये 16वां नंबर का क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि दूध के कैसिनोजन को कौन कैसिन में बदलता है, यानी कि दूध में पाया जाने वाला कैसिन है, कैसिनोजन में बदलने का जो काम करता है कौन सा एंजाइम करता है। ऑप्शन ये है रेनिन, बी ऑप्शन है पेप्सिन, सी ऑप्शन है माल्टोज, डी ऑप्शन है इरिप्सिन। चलो हमने इरिप्सिन अभी नहीं बताया, हम आपको बताते हैं इरिप्सिन, लेकिन पहले 16वां का राइट आंसर बताइए। देखो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा, यानी कि रेनिन होगा। यानी दूध के कैसिनोजन को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो रेनिन होता है। रेनिन क्या होता है, कैसिन में बदलता है। तो आपका 16वां का हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर सही हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए पेप्सिन लिखा है, पेप्सिन क्या होता है, अभी हमने बताया आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें क्या होता है, उपस्थित जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम करता है पेप्सिन करता है। आपका जो माल्टोज होता है, माल्टोज आपके जो आंत्र रसीय होता है उसमें पाया जाता है। माल्टोज का काम होता है जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, माल्टोज एंजाइम होता है। और जो आपका इरिप्सिन होता है ये भी आपके आंतरिक रस होता है, लेकिन जो पेप्टोन्स होता है, पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में बदलने का काम करता है आपका इरिप्सिन करता है। तो आपका यहाँ पे चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। 16वां का बी ओ ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। 16वां के बाद 17वां क्वेश्चन देखिए। अब देखिए कौन क्वेश्चन क्या है, कौन चीनी को ग्लूकोज में बदलता है, चीनी को ग्लूकोज में कौन बदलता है। ऑप्शन ये है इरिप्सिन, बी ऑप्शन है लाइपेज, सी ऑप्शन होता है इन्वर्टेज, डी ऑप्शन होता है रेनिन। रेनिन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि आपने रेनिन तो 2-3 बार आपने क्वेश्चन देख लिया। अब चलिए बताइए, आप तीनों ऑप्शन में आप बताएंगे तो आप क्या बताएंगे, फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताइए। देखिए जो आपका चीनी और ग्लूकोज में बदलता है वो कौन होता है, वो होता है आपका इन्वर्टेज होता है। इरप्शन के बारे में आपने जान लिया है, इरप्शन क्या होता है, ये आपके एमिनो एसिड में बदलता है, यानी कि पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में बदलने का काम करता है इरप्सिन। और आपका जो सी वाला ऑप्शन है यानी कि इन्वर्टेज जो आपका होता है वो आपका क्या करता है, वो करता है आपके चीनी और ग्लूकोज में बदलता है। तो 17वां का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हमें राइट मिल जाता है। 18वां देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, कहता है कि पित्त की सहायता से चर्बी को वसीय अम्ल और ग्लिसरीन में बदलता है, कौन करता है। अब 18वां को आपको बताना है, फटाफट से बताइए, लेकिन मैं इसका ऑप्शन पढ़ के बताती हूँ। ऑप्शन ये है लाइपेज, बी ऑप्शन होता है इरिप्सिन, सी ऑप्शन होता है रेनिन, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। चलिए बताइए फटाफट से, आपके पास क्वेश्चन है 18 नंबर का, आप ऐसे अगर आप बताएंगे तो क्या बताएंगे। आपका जो लाइपेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरीन में बदलने का काम करता है, यानी कि फैटी एसिड को पचाने का काम करता है आपका लाइपेज। लेकिन जो वसीय अम्ल होता है और ग्लिसरीन, ग्लिसरीन में 3 प्रकार के, देखो फैट देखो, जब पढ़ते हो प्रोटीन पढ़ते हो, कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हो, ये सब अपने हुबहू शक्ल में नहीं पचते हैं। जिससे आपका प्रोटीन होगा ये एमिनो एसिड में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट होगा ये ग्लूकोज में टूटता है। वैसे ही आपका जो वसीय अम्ल जो आपका फैटी एसिड होता है वो वसीय अम्ल और 3 जो आपके ग्लिसरॉल होते हैं उसमें टूटते हैं। अब आपको बताना है कि 3 ग्लिसरॉल कौन से होते हैं। तो आपके पास जो 3 ग्लिसरॉल है और वसीय अम्ल उसको पचाने का जो काम करता है वो कौन होता है, लाइपेज एंजाइम होता है। 18 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हमें राइट मिल जाता है। बाकी रेनिन और इरिप्सिन के बारे में आपने पता ही कर लिया है। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, कि पके तथा कच्चे स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ऑप्शन ये है इमाइलेज, बी ऑप्शन है इरिप्सिन, सी ऑप्शन है रेनिन, डी ऑप्शन है कोई नहीं। रेनिन के बारे में आपने अभी देखा, इरिप्सिन के बारे में आपने देखा, कोई नहीं तो होगा नहीं। आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, वैसे भी आपने इमाइलाइज हो जाए, यानी कि जो पके होते हैं और कच्चे स्टार्च होते हैं उसमें माल्टोज को जो बदलने का काम करता है वो कौन होता है आपका, वो होता है एमाइलाइज होता है। यानी कि जो पित्त की सहायता से जो चर्बी में फैटी एसिड होता है और उसको ग्लिसरीन में बदलने का जो काम करता है वो आपका करता है एमाइलाइज करता है। ये कहाँ पे पाया जाता है,
आपका जो अग्नाशय अंग होता है, अग्नाशय रस में आपका ये पाया जाता है, एक प्रकार का एक एंजाइम होता है आपका एमाइलेज। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हमें राइट मिल जाता है। अब 20 वाला क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास है HCl की उपस्थिति में प्रोटीन को पेप्टेन में बदलता है। ऑप्शन ये है एमाइलेज, बी ऑप्शन है पेप्सिन, सी ऑप्शन है टाइलिन, डी ऑप्शन है रेनिन। चलिए बताइए कि 20 का राइट आंसर होगा तो क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि जो आपका पेप्सिन होता है वो हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl को क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। उसमें जो उपस्थित प्रोटीन होते हैं उसको पेप्टेन में बदलने का जो काम करता है वो करता है पेप्सिन एंजाइम करता है। टाइलिन तो जाने को आपके मुंह में पाया जाता है, जो क्या करता है आपके स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। रेनिन का काम क्या होता है, जो दूध में केसिनोज होता है उसको केसिन में परिवर्तित करता है, आपका रेनिन एंजाइम करता है। चलिए 20 का आपका राइट आंसर हो गया होगा, बी ऑप्शन हमें राइट मिल जाता है। 20 के बाद अब 21 क्वेश्चन देखिए, अब क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन में आमाशय, बी ऑप्शन में बड़ी आंत में, सी ऑप्शन में छोटी आंत में, डी ऑप्शन में मुंह में। आप बताओ कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है। आप बहुत दिन से पढ़ते आए कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, आपको बताना है। आपको बताओगे क्या, वो होता है छोटी आंत में होता है। ठीक है, 21 का हमें राइट आंसर मिला है छोटी आंत में। देखो अधिकांश पूछा गया है, मतलब ये नहीं पूछा कि शुरुआत कहाँ से, शुरुआत तो ऐसे आपके मुंह से ही होने वाला लगता है, लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शन के हिसाब से होगा कार्बोहाइड्रेट को जो अधिकांश पाचन होता है वो आपका होता है छोटी आंत में। अधिकांश भाग की यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपका आयोग यही माना था कि कार्बोहाइड्रेट को ऐसे तो पाचन से मुंह से ही होने लगता है आपके। देखो हमने अभी बताया था ना कि टाइलिन में क्या होता है, टाइलिन आपके मुंह में पाया जाता है। जो आपके माल्टोज होता है, माल्टोज क्या होता है, आपके कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है। लेकिन यहाँ पे जो आयोग ने माना था इस क्वेश्चन को छोटी आंत में माना था। क्यों छोटी आंत को माना था, क्योंकि जो आपका कार्बोहाइड्रेट का अधिकांश भाग होता है वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका प्रोटीन हो गया और आपका चर्बी हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके अधिकांश भाग छोटी आंत में पचते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर मिल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या कहता है कि पेरिटोनियम के कार्य नहीं है। ऑप्शन ये है रक्त के अंगों तक पहुंचाना, बी ऑप्शन है अंगों को गर्म रखना, सी ऑप्शन है अंगों को अपने स्थान पर रखना, डी ऑप्शन होता है चीनी को ग्लूकोज में बदलना। अब बताएंगे क्या बताएंगे। 22 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना होगा चीनी को ग्लूकोज में बदलने का काम होता है, पेरिटोनियम के कारण नहीं होता है। ठीक है, आपको नहीं बताना था। बाकी रक्त के अंगों का पहुंचाना, अंगों को गर्म रखना, अंगों को अपने स्थान पर रखना, ये सब काम होता है। चीनी को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन एंजाइम करता है आपको बताना है, क्योंकि हमने आपको बताया वो कौन होता है, इन्वर्टेज होता है। ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम होता है जो आपके आंतरिक रस में पाया जाता है, जो चीनी को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। लेकिन जो आपका पेरिटोनियम का कार्य होता है वो रक्त के अंगों को पहुंचाना होता है, अंगों को गर्म रखना होता है, अंगों को अपने स्थान पर रखना होता है। ये सब आपके पेरिटोनियम के कार्य होते हैं। तो आपका पेरिटोनियम के बारे में पता चल गया कि आपका इसका राइट आंसर होगा 22 का डी ऑप्शन इज द राइट, क्योंकि पेरिटोनियम का काम होता है, नहीं काम होता है कि चीनी को ग्लूकोज में बदले। चलिए देखिए, ठीक है, चीनी को ग्लूकोज में ही तो लिखा था, हाँ चीनी को ग्लूकोज में बदलना। अब देखिए 30 आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि प्लूटोनियम की वैशिष्टता है जो पंखे की समान होती है, आंतों के अपने स्थान पर रखती है। ऑप्शन ये है मसेंट्री कहलाती है, ऑप्शन बी है ओमेंटम कहलाती है, ऑप्शन सी है लेस्का कहलाती है, ऑप्शन डी कोई नहीं है। चलिए 23 का आपको राइट आंसर देना है। आप देंगे तो क्या देंगे, पहले बताइए कि क्या होता है प्लूटोनियम के बारे में। तो प्लूटोनियम क्या होता है, एक प्रकार का सीरम होता है, झिल्ली होता है, जो आपकी उदरीय गुहिका होता है उसकी भित्ति के किनारे पर रहती है। ठीक है, यानी कि अधिकांश अंगों को यह ढकती है। यह एक प्रकार की पतली होती है, चमकदार होती है, कोमल होती है, ठीक है, चिकनाहट वाली होती है। ठीक है, क्या करती है, सीरम तरल बनाती है। इसके बहुत सारे भाग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे भाग में क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है आपके मसेंट्री कहलाते हैं और दूसरा होता है आपका ओमेंटम कहलाते हैं। यहाँ पे पूछा गया आपसे कि पेरिटोनियम की वैशिष्टता जो पंखे के समान होती है और आंतों के अपने स्थान पर रखती है, ये आपसे पूछा गया था। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि आपका मसेंट्री कहलाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा यहीं पे जाता कि कितने भाग होते हैं तो आपका होगा मसेंट्री और आपके बताना होगा ओमेंटम बताना हो। ये आपके लसिका और आपके कोई नहीं, आपका कोई नहीं होता है। देखो आपका जो पेरिटोनियम होता है उसका जो कार्य होता है ये होता है अंगों को गर्म रखना, रक्त को अपने जो आपका खून है वो अंगों तक पहुँचाना, और जो लसिका ग्रंथि होते हैं उसको संक्रमण से लड़ना करता है। अपने अंगों जो अभी अंग होते हैं उनको अपने स्थान पर रखना। ठीक है, ये सब काम जो होता है आपके पेरिटोनियम का काम होता है, जो क्या होता है एक सीरम और झिल्ली होती है। ठीक है, चलिए 23 का राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन हमें करेक्ट मिल जाता है।
आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24, भोजन का चयापचय कितनी अवस्थाओं में संपन्न होता है? ऑप्शन ये है 2, बी ऑप्शन हो 3, सी ऑप्शन हो 4, डी ऑप्शन में है 5। चलिए बताइए भोजन का चयापचय कितनी अवस्थाओं में होता है? आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे वो 2 अवस्थाओं में होता है। आप फटाफट से बताएं कि जो भोजन का चयापचय होता है कितनी अवस्थाओं में होता है? आपने तो बताया कि 2 अवस्थाओं में। नाम अगर पूछा जाए तो कितना बताएंगे? आप बताएंगे एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म, यानी कि एनाबॉलिज्म को कहा जाता है उपपचय कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म यानी कि अपचय कहा जाता है। उपचय को कहा जाता है ये एक समस्त रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा जो आपका ग्लाइकोजन होता है, मांसपेशियां होती हैं, हार्मोन होता है, ऊतक होता है, आपके ब्लड हो गए, एंजाइम होंगे, इनका निर्माण आपका करता है उपापचयी आपका करता है। लेकिन जो आपका दूसरा आपका होता है इसमें चयापचय की जो अवस्थाएं होती हैं आपके भोजन की, वो आपका होता है अपचय। ये क्या होता है? एक रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो भी आपका भोज्य पदार्थ होता है उस भोज्य तत्वों का विभाजन करता है। ठीक है, अगर मैं उदाहरण बताऊं तो जो आपकी रासायनिक क्रिया होती हैं, जो आपको CO2 होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट और आपका जल जो होगा यानी कि H2 होगा, उसको विभक्त करके यानी कि उसको बंटवारा करके ऊर्जा को प्रदान करना ये आपका उपचय का काम होता है। ठीक है, तो आपका उपचय और अपचय यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे कैसे काम करता है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है। फटाफट से आप कमेंट में बताइए कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है और जल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, आपका 24 का यहाँ पे 2 आपका बताना था कि उपचय की कितने चयापचय के कितने अवस्थाएं होती हैं, तो 2 अवस्थाएं होती हैं। उपचय होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म होता है। 24 के बाद 25 क्वेश्चन देखिए। आपका क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड विभक्त होकर ऊर्जा प्रदान करती है। ऑप्शन ये है कार्बोहाइड्रेट व H2O, बी ऑप्शन होता है कार्बन व हाइड्रोजन, सी ऑप्शन होता है कार्बोज व वसा, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। चलिए फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताइए। आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 25 का ए ऑप्शन यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी H2O यानी कि जल का जो सूत्र होता है, ये क्या होता है? कार्बन डाई विभक्त होकर आपको ऊर्जा प्रदान करती है। तो हमारा 25 का ए ऑप्शन हमें सही मिल जाता है। ठीक है, जानो समझो सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर उत्तर माला दिया हुआ है, आप इसे मिलान कर सकते हैं। मैं इसका लिंक टेलीग्राम पे भेज दूंगी। चलिए अब फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अभी तक आपने देखा अगला पार्ट से, अब यहाँ पे श्वसन तंत्र से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि जिससे आप क्या करते हो, रक्त और ऑक्सीजन पहुंचता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, यानी कि जो सांस लेने की प्रक्रिया होता है श्वसन तंत्र, वो आपका यहाँ पे पढ़ने वाले हो। चलिए बताइए श्वसन तंत्र के निम्नलिखित में से कौन गलत है? यानी कि एक ऑप्शन ऐसा है जो आपका गलत है, बाकी क्या होते हैं तीनों सही होते हैं। ऑप्शन ये है नाक, ग्रसनी, कंठ, बी ऑप्शन होता है श्वास नली, श्वसनीय फेफड़े, सी ऑप्शन होता है ए से भी, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। तो कोई नहीं तो आपका होगा ना, क्योंकि ये तो पार्ट होते हैं आपके श्वसन के तंत्र के। तो कौन कौन से होते हैं? नाक हो गया, ग्रसनी हो गई, कंठ हो गया, श्वसनली हो गया, श्वसनी हो गया, फेफड़े हो गए, ये सब क्या होते हैं? श्वसन तंत्र के पार्ट होते हैं, यानी कि 5-6 प्रकार के पार्ट होते हैं। तो हमारा ए सभी हो जाता है, यानी कि आपका ए और बी दोनों हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका फर्स्ट का सी ऑप्शन सही मिला है। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि ग्रसनी की लंबाई लगभग होती है। ऑप्शन ये है 13 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन होता है 65 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन होता है 26 सेंटीमीटर और के पास है डी ऑप्शन 39 सेंटीमीटर। चलिए बताइए कि जो ग्रसनी की लंबाई होती है लगभग वो कितनी होती है? आपको बताना है। जो ग्रसनी की लंबाई होती है वो होती है 13 सेंटीमीटर तक की होती है। यह जो नली होती है आपकी, यह ऐसी पेशी बनी होती है जो श्लेष्मिक झिल्ली से ढकी होती है। आपकी जो नाक हो गया, मुख हो गया, कंठ होता है, इनके पीछे और जो ग्रीवा होता है उसकी वटरबी के सामने आपकी ये स्थित होती है। ठीक है, तो आपका ग्रसनी जो होती है कितना सेंटीमीटर, कितना अगर लंबाई पूछा जाए तो कितना बताओगे? आप बताओगे 13 सेंटीमीटर तक की ये लंबी नली होती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे? तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पत्ती नुमा उपस्थिति जो कि संदूक के ढक्कन के रूप में कार्य करती है तथा निगलने के समय भोजन या तरल को कंठ में जाने से रोकती है। ऑप्शन ये है एपिग्लोटिस, बी ऑप्शन होता है साइनस, सी ऑप्शन होता है घंटी, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। आप इसे बताएंगे तो क्या बताएंगे? तीसरा का यहाँ पे पूछा, आप बताओगे जो आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा वो होगा एपिग्लोटिस होता है। ठीक है, यानी एपिग्लोटिस क्या होता है? एक ऐसी पत्ती की आकार की उपस्थित होती है जो कि एक संदूक के ढक्कन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, यानी निगलने के समय जो भोजन का और तरल कंठ में पहुंचाने जाने से रोकती है। ठीक है, यानी कि जब भोजन करते हो, जब निगलते हो भोजन को, तो निगलने के समय या भोजन को तरल और कंठ में जाने से रोकती है आपका एपिग्लोटिस। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया होगा तीसरा का ए ऑप्शन हमें राइट मिल जाता है। चलिए तीसरा से बाद चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन कहता है कि वह स्थान जहाँ रक्त तथा वायु के बीच गैसों का विनिमय होता है। ऑप्शन ये है श्वसनीय, बी ऑप्शन होता है फेफड़े, सी ऑप्शन होता है श्वसन, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। चलिए बताइए चौथा का राइट आंसर। तो आप क्या बताएंगे? फेफड़े होते हैं, यानी कि वह स्थान जहाँ रक्त और वायु के बीच गैसों का विनिमय होता है, आदान प्रदान, इधर उधर आना जाना होता है, वो आपका होता है फेफड़ों के द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हमें राइट मिल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फेफड़े के बाद अब आपके पास है क्वेश्चन अगला,
5वां नंबर का क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है कि वायु से रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना कहलाता है। ऑप्शन ये है बाह्य श्वसन, बी ऑप्शन होता है आंतरिक श्वसन, सी ऑप्शन होता है अधूरी श्वसन, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। आप क्या बताओगे? वो जो काम करता है बाह्य श्वसन का काम होता है कि वायु से रक्त में ऑक्सीजन का ग्रहण करना और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना श्वसन बाह्य श्वसन का काम होता है। तो 5वां का हमें ए ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। 5वां के बाद 6वां क्वेश्चन देखिए, कहता है क्वेश्चन की ऑक्सीजन रक्त से शरीर के सभी भागों में कोशिका तक पहुंचना तथा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को देना कहलाता है। ऑप्शन ये है बाह्य श्वसन, बी ऑप्शन होता है आंतरिक श्वसन, सी ऑप्शन होता है उत्सर्जन, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। आप बताओगे तो क्या बताइए? फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। तो ये आपका आंसर होगा आंतरिक श्वसन का काम होता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन रक्त के शरीर के सभी भागों में आपकी कोशिका तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को देना कहलाता है आंतरिक श्वसन। तो हमारा 6 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, हमें राइट मिल जाता है। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन आपके सामने है कि श्वसन की क्रिया 1 मिनट में होती है। श्वसन की क्रिया 1 मिनट में कितनी होती है? ऑप्शन देखिए 72 बार, सी ऑप्शन होता, बी ऑप्शन होता है 18 बार, सी ऑप्शन होता है 50 बार, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। आपको बताना है, आप बताओगे कि 18 बार होता है। श्वसन की जो क्रिया होती है 1 मिनट में वो होती है 18 बार। 7 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, हमें राइट मिल जाता है। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन आपके सामने है कि एस्फिक्सिया का कौन सा कारण गलत है? ऑप्शन ये है डूबना, बी ऑप्शन होता है दम घुटना, सी ऑप्शन होता है दौड़ना, डी ऑप्शन होता है बिजली का झटका। तो जो एस्फिक्सिया का कारण होता है वो सबसे ज़्यादा कारण माना जाता है दौड़ना वाला। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हमें राइट मिल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से क्वेश्चन लास्ट में पहुंच गए हैं। जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तथा ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस स्थिति को कहते हैं। ऑप्शन ये है एस्फिक्सिया, बी ऑप्शन होता है लकवा, सी ऑप्शन होता है बेरी, डी ऑप्शन होता है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? लोहे से होता है। ठीक है, लोहे की कमी हो गई है, आपके पास बेरी है तो विटामिन बी के कमी से होने वाला एक बीमारी होता है। अब आपको लकवा और आपको यहाँ पे एस्फिक्सिया के बारे में बताते हैं। एस्फिक्सिया भी आपने क्वेश्चन देखा कि क्या होता है, जब दौड़ने का कारण बनता है वो होता है एस्फिक्सिया होता है। तो आपका 9th का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही मिल जाता है। यानी कि जब दौड़ते हो ना तो उसमें जब किसी कारण से फेफड़े तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और उतक ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, यानी कि जब दौड़ने की प्रक्रिया होती है तो वो होता है एस्फिक्सिया होता है। ठीक है, तो हमारा 9th का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, हमें राइट मिल जाता है। 9th के बाद अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, फांसी पर लटकना या गला घोटा जाना उदाहरण है। ऑप्शन ये है लकवा, बी ऑप्शन होता है एस्फिक्सिया, सी ऑप्शन होता है तृष्णा, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। आप क्या बताओगे? फांसी पर लटकना या घोटा जाना क्या होता है? देखिए ऑप्शन के हिसाब से एस्फिक्सिया के बारे में आपको देखो, अभी क्वेश्चन देखा था कि एस्फिक्सिया का कारण क्या होता है? दौड़ना होता है। तो दौड़ने में क्या होता है, यानी कि कोई भी ऐसा कारण हो जब किसी भी कारण से जो आपका फेफड़ा अंग है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच जाती है और ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो उसी स्थिति को कहा जाता है एस्फिक्सिया। अब किसी भी कारण से ये सिस्टम हो तो वो आपका कहलाएगा एस्फिक्सिया। तो फांसी में भी आपका ये क्या होता है? एस्फिक्सिया का कारण माना जाता है। तो 10वां का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? ऊतक में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाता है जिससे क्या हो जाता है? एस्फिक्सिया का कारण बन जाता है। तो आपका 10वां का भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारे आपके क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, उत्तरमाला आपका यहाँ पे देख सकते हो। मैं अपनी क्लास यहीं पे म्यूट करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, दूसरों के साथ भी शेयर करना। जो मानव विकास की जो भी संरचनाएं होती हैं हमने ओवरऑल सबको बता दिया है, जैसे आपके उत्सर्जन तंत्र हो गए, आपका परिसंचरण तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, कोशिका हो गए, जितने सारे हड्डी हो गई, हमने आपको कवर कराने की कोशिश की। पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया, पार्ट 2 आज हमारा ये था। आज अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।